जब प्रैक्टिस शुरू की और जो नए वैद्य प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो कठिनाइयाँ ये हो जाती है कि जब पेशेंट आता है तो कितने जो द्रव्य है या फिर कितनी औषधि जो है हमारे क्लिनिक में रहनी चाहिए, है ना? आपने सभी आसवारिष्ट रख लिए, सभी गोलियाँ, गुटी-वटी, गुगुल ये सभी रख लिए। रस औषधि जो-जो लगते हैं वो रख लिए, तब भी क्या हो जाता है, कभी पेशेंट आता है तो उस समय पे जो दवाइयाँ रहती है, वो नहीं रहती। वो रस औषधि नहीं रहती, वो गुगुल नहीं रहता, वो आसवारिष्ट नहीं रहता। तो विचार आया फिर क्या करें? कितनी संख्या मात्रा में हम दवाइयों का स्टॉक करें? हाँ, ये एक प्रश्न चिन्ह रहता है जब प्रैक्टिस शुरू होती है तब। अगर रस औषधियों का स्टॉक आपको रखना है तो कितना रखें? हाँ, ये एक प्रश्न रहता है। कितना पैसा उसमें डालें और फिर अ, अगर नहीं पेशेंट आया उसका जो रस औषधि हमने रखी है उस प्रकार का या फिर जो पेशेंट आ रहे हो वो उनको अफोर्डेबल नहीं लग रही ट्रीटमेंट, तो फिर और बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। हम जो है तो क्या करना पड़ता है कि हमारी जो चिकित्सा की जो एक मर्यादा है या फिर एक जो स्क्वायर है, कि इतना स्क्वायर तक अगर हमने पढ़ाई कर ली, इतने स्क्वायर में जो-जो दवाइयाँ आएगी और उसकी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली, तो जो भी कुछ व्याधि आएँगे, चाहे कुछ भी हेतु हो, अनुक्त हो, कुछ भी हो, तो उतनी स्क्वायर में जितनी हमने दवाइयों की पढ़ाई की है, अच्छे तरीके से, उन दवाइयों का प्रयोग जो है हम किसी भी अवस्था में किसी भी कोई भी व्याधि हो, अनुक्त हो, उक्त हो, इन व्याधियों में उनका प्रयोग करके जो है हम सक्सेसफुल रिज़ल्ट हमें मिल सकता है। अनलेस एंड अंटिल उस दवाइयों का हमें बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए। तो चाहे वो आँवला हो, चाहे वो सूंठ हो, चाहे वो अमृता हो, पर वो अमृता का क्वाथ कब देना है, अमृता का चूर्ण कब देना है, अमृता शहद के साथ दी तो क्या होगा, अमृता गुड़ के साथ दी तो क्या होगा, अमृता शर्करा के साथ दी तो क्या होगा, अमृता अपान काल में दी तो क्या होगा, अमृता व्यान काल में दी तो क्या होगा, अमृता उदान काल में दी तो क्या होगा, अमृता रिंगणी के साथ दी तो क्या होगा। ये जो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस है, अगर इसका हमें अमृता का हमने पढ़ाई किया, अमृता ये एक उदाहरणार्थ ले रहा हूँ। उसकी उस प्रकार से हमने पढ़ाई की, तो हम एक अमृता से जो है कैंसर तक की जो कैंसर तक की जो बीमारियाँ हैं, कोई भी अनुक्त बीमारियाँ हैं, कोई भी एवियन है, कुछ भी है ऐसी बीमारियाँ आप सिर्फ़ उस अमृता चूर्ण से या फिर कोई भी चूर्ण जो है जिसकी आपने पढ़ाई की है, उससे आप ठीक कर सकोगे। इसमें होने वाला क्या है, आपको जो ड्रग की कॉस्ट है, वो कम लगने वाली है। आपके पास जो अमृता चूर्ण होगा, उसपे आपका विश्वास रहेगा कि ये जो चूर्ण मैंने दिया है, वो अमृता का ही है, 100% अमृता का ही है, वो विश्वास-अर्हता रहेगी। तीसरी बात पेशेंट को जो है, कम पैसे में मेडिसिन मिलेगा और चौथी बात है, हमें अमृता पर विश्वास-अर्हता है, अमृता क्या करती है, उसपे सगुण वीर्यपाक मालूम है, हमने हेतु देखकर उस प्रकार से जो है द्रव्यों का सिलेक्शन किया है, तो मिलने वाला रिज़ल्ट जो है, वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये इतना सिंपल फंडा जो है, हम प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। हुँ? ये पहली बात ध्यान रखो। तो उसके लिए और ये मेरा विचार है क्या? मेरा विचार नहीं है। हाँ? हम जब चरक पढ़ते हैं, वाग्भट पढ़ते हैं, अष्टांग हृदय पढ़ते हैं, सुश्रुत पढ़ते हैं, तो इनको जो लगा दवाइयाँ देनी हैं, इनको जो लगा जो मैं काष्ठौषधि प्रयोग कर सकता हूँ, वो सब काष्ठौषधि जो है वाग्भटाचार्य हो, चरकाचार्य हो, इन्होंने उन ग्रंथ में वर्णित की है। जब ज्वर आता है, तो चरक को नहीं लगता त्रिभुवन कीर्ति देनी है। वो बोलते हैं कि मैं ये दूँगा। वाग्भटाचार्य को नहीं लगता कि कुछ देना है। वो बोलता है मैं ये कॉम्बिनेशन वात ज्वर में दूँगा। सुश्रुताचार्य को भी नहीं लगता। लगता हमें ही है कि हमें त्रिभुवन कीर्ति देनी है ना? जब प्रमेय आता है, तब चंद्रप्रभा देने की बाकी किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़रूरत हमें पड़ती है। क्योंकि हम जो प्रैक्टिस करते हैं, वो सिद्धांत के आधार पर ज़्यादा करनी चाहिए और गुणों का विचार करके अगर हेतुओं के गुण निकाल कर काष्ठौषधि जो आपके पास है, उनके गुणों का अच्छी तरह से पढ़ाई करके, बार-बार चिकित्सा स्थान पढ़ के
हमने उसकी पढ़ाई की, तो कम मात्रा में सिंगल कास्ट औषधियों में हम बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। अब ये मुझे ही लगता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वाग्भट्टाचार्य ने 45 के ऊपर व्याधियाँ और उसकी अवस्थाएँ, व्याधि और अवस्था एक्सप्लेन की है कि जहाँ उन्होंने सिंगल द्रव्यों का उपयोग किया है। हाँ, अब आपके पास तो 45 से कम ही आएँगे व्याधि, है ना? तो उतनी अवस्थाओं का वर्णन वाग्भट्टाचार्य ने उनके पूरा अष्टांग हृदय में जहाँ-जहाँ उनको लगा वहाँ-वहाँ का किया है और जानबूझकर किया है। चिकित्सा स्थान हो, किसी भी व्याधि का चिकित्सा बतानी हो, तो जानबूझकर उन्होंने पहला शुरुआत ही एकल द्रव्य प्रयोग से की है। हाँ, बीच-बीच में उन्होंने वो एकल द्रव्य प्रयोग उन्होंने डाल दिया है। तो उनका जो इंटरेस्ट ऑफ स्टडी जो है, वो एकल द्रव्य पर है, ऐसा दिखता है। जब आप पूरा ग्लांस पे एखादा ग्रंथ पढ़ते हो, एक बार पढ़ना ये अलग बात रहती है, पर बार-बार पढ़ने के बाद आपको जो ग्रंथ करता है, उसका इंटरेस्ट पता चल जाता है, उसको क्या बोलना है वो पता चल जाता है। हाँ, उसकी फ़ेवरेट चीज़ क्या है वो पता चल जाती है, उसको आखिर क्या साबित करना है ये पता चल जाता है। तो उस प्रकार से ग्रंथ का अगर वाचन करने के बाद आपको पता चल जाता है कि उनको ऐसे बोलना है कि आप कम से कम दवाइयाँ दो। हाँ? क्योंकि होता क्या है जब आपके पास अलग-अलग हेतु लेकर जब पेशेंट आता है और उसको व्याधि होती है, तो मल्टीपल हेतु है जब जैसे कोई अति अम्बुपान करके आया है और वो उस वजह से आपको प्रतिशाय दिख रहा है, बराबर है? अब अति अम्बुपान आपको हेतु दिख रहा है, उससे प्रतिशय हुआ है, ये दिख रहा है, तो आप पेशेंट को बोलोगे कि अति अम्बुपान बंद कर दो, सुबह का पानी बंद करो, जब-जब पानी पीते हो तब बंद कर दो। अब ये हेतु जो है, उससे व्याधि जो होने की संभावना जो है, वही है कि वही उसी हेतु से प्रतिशय हुआ, ये आपको फिक्स मालूम है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने 50, 60, 70% चिकित्सा अति अम्बुपान बंद करने के बाद की ही की है। बराबर है ना? ये तो आप मानते हो ना कि हेतु से व्याधि हुआ और हेतु बंद कर दिए। अब हेतु बंद किए इसका मतलब क्या हुआ? व्याधि की अगली जो अवस्था जो है वो आने वाली नहीं है, संप्राप्ति भंग होने वाला है। ये तो आप मानते हो सभी? मानते हो? यस सर। हुँ? हाँ हाँ सर। कि नहीं? कॉन्फिडेंटली बोलो, नहीं आपने अति अम्बुपान बंद किया वो एक बार नहीं व्याधि ठीक नहीं होगी, ऐसा नहीं है ना? बराबर है ना? पथ्य को इतना महत्व दिया है कि अगर पथ्य का पालन किया जाए तो चिकित्सा भी देने की ज़रूरत नहीं है या फिर चिकित्सा देने की ज़रूरत ही नहीं है और अगर पथ्य का पालन नहीं किया तो चिकित्सा का फ़ायदा नहीं। इतना अगर पथ्य को महत्व है, देखो चिकित्सा को महत्व नहीं है। हाँ, ये पथ्य के स्तुति का श्लोक है, ठीक है ना? हाँ, चिकित्सा दो या ना दो, पथ्य पालन करना है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, ठीक है ना? तो उस पेशेंट का आपने अति अम्बुपान बंद कर दिया, अब रह गया वो प्रतिशाय, रह गया शेष कफदोष है, उस शेष कफदोष जो है, ग्राही रुक्ष औषध देकर, शुंठी जैसी औषध देकर, वो प्रतिशाय नहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 50% तो आपने हेतु ही बंद कर दिए, बराबर है ना? तो उसके बाद रह गया हुआ 50% जो दोष दुष्ट सम्मूर्छना है, वो शुंठी से नहीं जाएगी क्या? बोलो। यस सर। जाएगी। इतनी शुंठी में आपकी ताकत नहीं है, जो 40% की जो 50% बची हुई दोष दुष्ट सम्मूर्छना नष्ट करे? है ना ताकत? है। उसको विश्वविशेष कहा है। पर होता क्या है, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हम हेतु बंद भी करते हैं और जितना बचा हुआ शेष दोष दुष्ट सम्मूर्छना जो कुछ है बची हुई, उसके लिए जो हम दवाइयाँ देते हैं, तो कभी-कभार वो दवाइयाँ ज़्यादा ही हो जाती है। हुँ? जिस जहाँ जहाँ काम इतने से दवाइयों से होने वाला है, 1 दिन की दवाइयों से होने वाला है, सिर्फ़ शुंठी से काम होने वाला है, उस वहाँ हम त्रिभुवन कीर्ति, शृंगादिक्वात ये, वो ऐसा कर देते हैं और 1 दिन में तो वो प्रतिशय जाता है, अगले दिन वो दवाई देता है, तो दोषों का जो है साम्यता चली जाती है क्योंकि आपकी जो औषध है वो वीर्यवान है ना? तो वो 3-4 दिन के बाद 4-5 दिन के बाद आने वाला है वो अलग वात व्याधि लेकर आता है। छींकें ज़्यादा आती है, इस प्रकार से आता है। तो हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि कितनी दवाइयाँ देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, कितने समय तक देनी है। अगर आपको हेतु ढंग से मिल रहे हैं पेशेंट में, ठीक है? कि पता चल रहा है कि ये हेतु है, हाँ, ये अध्यशन हेतु है, ये हेतु है, ये वो हेतु है
और ये तो आपने बंद कर दिए, तो इसका मतलब है 50% आपने काम ही कर दिया। अब बचा 50% जो है, वो बचा 50% आपकी काष्ठ औषधि काम नहीं करेगी क्या? आपको महंगी 700, 1000 रुपए, 2000 रुपए की दवाई की जरूरत है क्या? ये एक बार चिंतन करो इसका। तो ये मैंने चिंतन किया था, इसीलिए मैं ये आज का अभी ये ऐसे लेक्चर में बोल रहा हूँ। तो सिर्फ काष्ठौषधि से, सिर्फ वाग्भटाचार्य ने जो बताए हैं, सिंगल काष्ठौषधि बताए हैं, अलग अलग व्याधियों में अलग अलग जगह पर एक एक औषधियों का प्रयोग बताया है, विश्वास पूर्वक बताया है, अभ्यास पूर्वक बताया है, कॉन्फिडेंस से बताया है, प्रयोग करके बताया है। तो वो प्रयोग हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उस प्रकार से जो है हमें प्रैक्टिस में जो है विचार करना आना चाहिए। इसके लिए जो है अलग अलग जो द्रव्य है, अब सभी द्रव्यों का अगर ये ले लिया हमने, वाग्भट में सभी वर्णन किए हैं, तो बार बार कई द्रव्य जो है बार बार वही वही द्रव्य आते हैं, चरक में भी बार बार वही द्रव्य आते हैं। वो वही वही द्रव्य आने वाले अगर द्रव्य आपने निकाले तो उनकी संख्या 80 से 90 तक जाती है। तो 80-90 जो द्रव्य है, इनका आपने स्क्वायर कर दिया कि मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, और इनकी इतनी पढ़ाई करनी है कि जो जो चरकाचार्य को लगा, जो जो वाग्भटाचार्य को लगा, जो जो शुष्काचार्य को लगा, उन्होंने उस अवस्था में वो कल्पों का निर्माण किया, वो कॉम्बिनेशन दे दिया, वो एकल द्रव्य प्रयोग किया। अगर मैंने इन इन द्रव्यों का वहां वहां प्रयोग मैंने करूं, तो मेरी चिकित्सा जो है सफल हो जाएगी, पेशेंट के लिए अफोर्डेबल हो जाएगी, मेरे लिए भी पैसे मिलने वाली चिकित्सा हो जाएगी, और फलदायक भी हो जाएगी। तो ये विचार बहुत ही फायदेमंद होता है प्रैक्टिस में। क्योंकि होता क्या है, मैंने बहुत बार देखा है कि प्रैक्टिस लोग करते हैं और दवाइयों का जब बिल पड़ता है, चाहे वो गुगुल का हो, रसकल्प का हो, तो बिल ही इतना ज्यादा पड़ता है, तो वो प्रैक्टिस का क्रेडिट डेबिट का जो मैथ्स है वो पता ही नहीं चलता लोगों को। ठीक है, अगर आप पेशेंट को 100% जो कुछ प्राइस दे रहे हो, उसमें आपका जो कॉस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा 20% होना चाहिए, 80% जो है आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। इस प्रकार का होगा तो आपका खर्चा निकलना, आपका सेविंग होना, और उस पर आप कुछ करना, ये सब हो जाता है। तो अगर आपका कॉस्ट ही 80% हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन 20% हो रहा है, तो आप पूरी तरह लॉस में हो। और ये लॉस इस प्रकार का है कि जब आपको पैसा नहीं मिलेगा, जब वो स्थैर्य नहीं आएगा, तब आप फिलोसफी भी नहीं बोल पाओगे, या फिर इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं कर पाओगे। तो पहले स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए जो ये इस प्रकार की जो पढ़ाई है, और ये मेरी तरह नहीं, ये मेरा विचार नहीं है, ये वाग्भटाचार्य का विचार है, ये चरकाचार्य का विचार है, ये सुश्रुताचार्य का विचार है। इन्होंने जो जो वर्णन किया है, इन्होंने जो जो हमें अवस्थाएं बताई है, इन्होंने जो जो अवस्थाओं में द्रव्यों का द्रव्य बताए हैं, वो अवस्था में हमने उस प्रकार से दे दिए, तो बहुत सरल हो जाता है। हम क्या करते हैं, जंप मारते हैं, चरक तो चिकित्सते बोलते हैं, चरक चिकित्सा में श्रेष्ठ है बोलते हैं, पर चरक का कुछ यूज ही नहीं करते, है ना। हम यूज क्या करते हैं, रस सिंदूर यूज करते हैं, हम आरोग्य वर्धिनी यूज करते हैं, कुष्ठ आ गया आरोग्य वर्धिनी यूज करते हैं। चरकाचार्य ने क्या बोला है वो हम यूज ही नहीं करते, उसको तो श्रेष्ठ मानते हैं, वाग्भटाचार्य को श्रेष्ठ मानते हैं, पर उनका कुछ यूज ही नहीं करते। तो ऐसे करोगे तो कैसे फायदा होगा? बराबर है ना? इतना तो आप एग्री हो ना? हाँ, और बार बार संहिता पढ़ते हैं, हम अष्टांग हृदय पढ़ते हैं, चरक पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, अच्छी बात है। पर प्रयोग करते समय जब पेशेंट सामने आता है, तब जो दवाइयाँ हम करते हैं, तो रैंडमाइज ड्रग सिलेक्शन होता है। फिर कुष्ठ आ गया तो आरोग्यवर्धन रहती है, अमृतादि गुड़ रहता है, फिर उसके साथ खदिरारिष्ट रहता है, ये रहता है, वो रहता है, और पूरा का पूरा उसको पैकेज ही रहता है। तो कहाँ किससे ठीक हुआ, किससे नहीं हुआ, ये भी नहीं पता चलता। दोष दोष समूर्छना भंग कैसी हुई ये नहीं पता चलता, संप्राप्ति भंग कैसा हुआ ये नहीं पता चलता। और फिर क्या हो जाता है, कभी कभार इतना सब कुछ देने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होता। तो आपको जो है पेशेंट के हेतु देखकर, गुणों का विचार करके प्रिसाइज द्रव्य सिलेक्शन जो है वो आना चाहिए। बहुत से ग्रंथकारों ने बहुत जगह पर जो है क्या किया है कि सिंगल ड्रग दिया है, हाँ, और वही द्रव्य जो है अलग अलग अनुपान के साथ अलग अलग अवस्था, कौन से अवस्था में प्रयोग होगा, उसका भी जो वर्णन है इन्होंने
अलग अलग आचार्यों ने जो है इनका भी वर्णन दिया है। तो वही मैं आज बताने वाला हूँ, कुछ अलग नहीं बताने वाला हूँ। जब जब आप केस लेते हो, वो अभी क्या होता है, केस टेकिंग और ये सब, इसके वजह से क्या होता है, मुझे पर्सनली भी सब केस ही डालते हैं। सुबह उठता हूँ तो 4-5 केसेस जो है किसी ने तो डाले रहते हैं। तो क्या रहता है, कईयों ने डिटेल केस हिस्ट्री ली नहीं रहती और बताओ ट्रीटमेंट, इस प्रकार से के मैसेज रहता है। तो हर एक को यही बताना रहता है कि डिटेल केस हिस्ट्री कैसे लेनी है, और उसके वीडियोस भी मैंने यूट्यूब पे डाले हैं। एटलीस्ट जो है आपके पास अनुत्तम जब व्याधि आते हैं, आपके पास ऐसे व्याधि आती है कि क्या पूछूं, ये आपको जब लगता है, तब आपको अगर वात व्याधि हो तो आपको पूछना है कि संस्र जैसा लक्षण है क्या, वा वा व्यास जैसा लक्षण है क्या, वेदना है क्या, रुक्षता है क्या, परुषता है क्या, सुप्ति है क्या, अंगभंग है क्या। इस प्रकार के जो लक्षणों की लिस्ट, आप कंप है क्या, इस प्रकार के लक्षणों की लिस्ट वात व्याधि की हो, पित्त जो है कुछ है तो स्वेद है क्या, अग्निमांद्य है क्या, अग्निवर्धन है क्या, त्वचा में अंतर्दाह है क्या, स्वेदाधिक्य है क्या, मूत्रदाह है क्या, कंठदाह है क्या, अक्षदाह है क्या, ओष है क्या, चोष है क्या, अम्लोदगार है क्या। इस प्रकार की जो नंबर ऑफ लक्षण है हर एक दोष के, वो आपके दिमाग में चाहिए। एटलीस्ट उतना तो आपको पूछना चाहिए। जब जब अनुक्त व्याधि हो, जब जब अलग ऐसी व्याधि हो, क्या पूछना ऐसे आपको मन में आता है तब। ठीक है, बची हुई चीज जो है वो केस पेपर जो है ग्रुप में डाले हैं कि पूर्व व्याधि वृत्तांत कैसे लेना, कौन से पूर्व व्याधि है ये देखना, ये सभी आपको देखना है। अभी इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि काष्ठ औषधि कौन से प्रयोग होते हैं और किस प्रकार से मैं मेरे प्रैक्टिस में यूज करता हूँ। सिंपल सिंपल फॉर्मूले यूज करता हूँ। हाँ, बड़ी चीज नहीं है। देखो, कठिन जो चीज है वो अ, उसमें कुछ ये नहीं है। आप सिंपल चीज से कठिन विषय जो है वो सॉल्व करते आने चाहिए आपको। तो आयुर्वेद का जो आरंभ बिंदु है वो पंचमहाभूत है, कि इसके पीछे जो है आयुर्वेद की पढ़ाई, इसके पीछे भी है कि तन्मात्रा है, पृथ्वी कैसे ये करती है, अहंकार कैसे ये हो जाता है, ये सब आपने पढ़ा है द्रव्य गुण इसमें। पर आरंभ बिंदु जहां से आयुर्वेद की पढ़ाई होती है वो पंचमहाभूत इससे होती है, और वहां से सब कुछ चालू होता है। फिर वो आकाश है तो आकाश और वायु मिलकर जो है वात बना है, अग्नि से पित्त बना है, और पृथ्वी और आप से जो है कफ बना है। यहाँ से आपकी चालू होती है, और पढ़ाई भी उस वहां से ही चालू करनी है। क्योंकि जब जब चिकित्सा में आपको लक्षण मिलते हैं तो पृथ्वी का गंध तो ये कफ में मिलेगा। हाँ, वही गंध अगर विस्र होगा तो वो पित्त में जाएगा। हाँ, वही अगर आकाशीय तत्व बड़ा है तो वायु में जाएगा। इस प्रकार से जो है बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, वो आपको मालूम रहने चाहिए, ताकि आप जो व्याधि आपके सामने आए वो आप डिफरेंशिएट कर पाए। कि वो वात के इस गुण से बड़ी है, पित्त के इस गुण से बड़ी है, कफ की इस गुण से, गुणों का भी हम बातें करेंगे। दूसरी बात जो काष्ठौषधि प्रैक्टिस में करनी पड़ती है, सिद्धांत अलग अलग यूज करने पड़ते हैं, वो है गामित्व का विचार। जब जब आप रसकल्प देखते हो, कोई भी कल्प देखते हो, तो उस कल्प में मल्टीपल द्रव्य रहते हैं। कई द्रव्य व्याधि प्रत्यनिक रहते हैं, कई द्रव्य हेतु प्रत्यनिक रहते हैं, कई द्रव्य जो है वो गामित्व के हिसाब से रहते हैं, कई द्रव्य जो है सुगंध ऐसे प्रक्षेपक इस प्रकार से रहते हैं, कई द्रव्य जो है उसका एब्सॉर्प्शन बढ़ाते हैं, या फिर उसका अग्नि बढ़ाने वाले द्रव्य रहते हैं, उस धातु का अग्नि बढ़ाने वाले द्रव्य रहते हैं। इस प्रकार से जो है वो कल्प बनता है। अब हम क्या जानने वाले हैं कि अगर हमने सिंगल काष्ठ औषधि का प्रयोग किया, हमने इस प्रकार से प्रयोग किया, तो हमें ये भी चीज ध्यान रहनी चाहिए कि द्रव्य का गामित्व कैसे इस प्रकार से हम निर्धारित करें। जैसे है कि फॉर एग्जाम्पल दधि है, तो दधि जो है यकृत, हाँ, तो गामित्व जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो उस धातु को, उस अवयव को दुष्ट करता है, नहीं तो अच्छा कर देता है। हाँ, दोनों चीजें है वो गामित्व में आ जाती है। जैसे कंठ अगर हमने गण ले लिया, तो सभी जो द्रव्य है वो कंठ को बल देने वाली, कंठ का कर्म अच्छा करने वाली, नेत्र बोला तो नेत्र को अच्छा करने वाली, इस प्रकार की सभी जो द्रव्य है उनका गामित्व नेत्र रहता है, कंठ रहता है, वॉट एवर जो कुछ रहता है वो। हाँ, यकृत गामित्व है, हाँ, मूत्र गामित्व है, स्वेद गामित्व है, इस प्रकार से रहता है। वो धातु, वो भाव पदार्थ शरीर का खराब करने वाले जो द्रव्य है उनका भी गामित्व वही रहता है। जो चीजें, जो द्रव्य, जो आहार्य द्रव्य हो या फिर औषधीय द्रव्य हो, जिनका जहां जहां अचक्षुष्य ऐसे लिखा है, तो याद रखना कि उसका भी गामित्व अक्षी के तरफ है।
जहां जहां लिखा है ये कंठक न है तो उसका भी गामित्व कंठ की तरफ है। जहां जहां लिखा है ये मांस बिगाड़ता है तो उनका गामित्व मांस की तरफ है। जहां जहां लिखा है कि ये कृमि निर्माण करता है तो उनका गामित्व जो है कृमि की तरफ है। इसका फायदा ये होता है कि उसके साथ अगर हमने वो धातु या फिर वो अवयव अच्छा करने वाली दवाई हमने दे दी तो जो है उसके गामित्व का विचार यहाँ हमें फायदा होता है और वो धातु जो है और या फिर वो जो अवयव है वो अच्छा हो जाता है। जैसे तिल है तो ये तिल जो है वो कुष्ठकर है। हाँ, अभ्यंतर अगर तिल ले लिए तो ये कुष्ठकर है या फिर तिल तेल बोलो ये कुष्ठकर है। पर इसी तिल तेल हो या फिर ये जो तिल है इसके साथ अगर आपने त्रिफला डाल दिया, इसके साथ अगर आपने भल्ला तक डाल दिया, इसके साथ आपने दारवी डाल दी तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है वो कुष्ठग्न हो जाता है और ये बहुत अच्छे तरह से कुष्ठग्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने गामित्व डायरेक्ट त्वचा की ओर ये किया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे गुड़ है अर्श में आया हुआ तो गुड़ और हरितकी, गुड़ या विश्व ये कॉम्बिनेशन जो है और अर्श पर जाता है, मांस धातु पर जाता है और झट से अर्श की जो जो संप्राप्ति है वो क्या कहिए अर्श की संप्राप्ति है या फिर उस प्रकार की संप्राप्ति है वो भंग करने की क्षमता उस गामित्व में रहती है। गामित्व का अर्थ है वो व्हीकल है, वो बस है और उस बस में अगर हमने वो दवाई डाल दी हाँ जो काम करने वाली है तो वो दवाई सीधा क्या करेगी उस अवयव के प्रति उस धातु के प्रति जाएगी और बहुत जल्दी और अच्छा काम करेगी। तो उस गामित्व का विचार जो है हमें हमें डेली प्रैक्टिस में करना है। मधु के साथ देना है, शहद पानी के साथ देना है, व्यान काल में देना है, उदान काल में देना है, इसका विचार बार बार करना है। किसके साथ देना है इसका विचार करना है। जो जब जब आपको लगेगा, अब देखो कुष्ठ है तो कुष्ठ के हेतु में तिल भी आया है, गुड़ भी आया है, प्रमेय के हेतु में गुड़ आया है ना। तो ये अपना त्रिफला और सीता ये कॉम्बिनेशन है प्रमेय में। तो ये सीता जो है वो प्रमेय बढ़ाने वाला काम करती है, पर त्रिफला जो है प्रमेय न है तो खंड सीता जो है क्या कॉम्बिनेशन है त्रिफला सीता। तो प्रमेय में वो कॉम्बिनेशन जो है वो गामित्व के हिसाब से जाता है त्रिफला और वो प्रमेय में जो जो दोष दुष्य आए हैं वो दूर करने की समूर्छना दूर करने की क्षमता उसमें है। तो इस प्रकार से जो है आप गामित्व का विचार करना चाहिए। यकृत पे काम करने वाली जो द्रव्य है उनके साथ पिंपली का चूर्ण अगर डाल दिया जाए तो पिंपली का गामित्व जो है यकृत का अभिसंधत्व दूर करती है पिपली। तो पिपली का चूर्ण अगर उसमें डाल दिया जाए तो वो गामित्व से काम करेगी और यकृत में जो होने वाली व्याधि है, चाहे आपको लगा कि एक अनुक्त व्याधि आपके सामने आ गई और उसके यकृत में इस प्रकार की ग्रंथि है या फिर इस प्रकार के कुछ व्याधि है तो यकृत पे जाने वाली उसका गामित्व होने वाला और ग्रंथि में आया हुआ कल्प इस प्रकार से अगर आपने दे दिया जाए तो यकृत पे काम हो जाएगा। हाँ, दधि भी है उसका भी गामित्व यकृत की तरह है, वो यकृत में अभिसंध निर्माण करता है तो उसके साथ अगर दवाई दी तो भी ये काम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग गामित्व जो है इनका विचार प्रैक्टिस में करना चाहिए। वो आप नहीं करते होगे तो सोचो, बार बार चिंतन करो कि और इसका एक सिंपल फंडा है कि किसी भी व्याधि के जो हेतु दिए हैं हाँ तो विशिष्ट हेतु दिए जैसे रहते हैं। जैसे प्रमेय में गुण विकृति ये विशिष्ट हेतु है ना। तो गुड़ के साथ अगर आप कोई भी प्रमेयग्न द्रव्य दोगे या फिर क्लेद शोषण करने वाला द्रव्य दोगे हाँ या फिर कोई भी रुक्ष द्रव्य देने वाले हो, पाचन द्रव्य देने वाले हो तो गुड़ के साथ अगर वो दे दिया तो वो बहुत अच्छा प्रमेय में पाचन करेगा। वही प्रमेय में रोपण करना हो तो गुड़ के साथ दोगे तो वो बहुत अच्छा रोपण करेगा। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। तो जिस जिस व्याधि में इस प्रकार के हेतुओं का वर्णन है हाँ वो हेतुओं के साथ उस व्याधि की अगर दवाइयां दी जाए तो बहुत अच्छा काम करती है और गामित्व के हिसाब से उसका उपयोग करना चाहिए। अर्थात शास्त्र निर्दिष्ट भी बहुत से ऐसे कल्प है उनका आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात जो है आपको समझ में आ रहा है, आवाज आ रहा है? आप एक पेन और ये लिख कर भी ले सकते हो जो मैं बोलूंगा। यस सर, जिसके आ रहा है, माइक लिख रहे हैं हम लोग। हाँ जिसका लिख है। सर एक सवाल पूछूं? क्या हुआ? एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो ना।
सर जैसे अभी आपने बोला कि ये जो प्रमेय यार कर पानी हेतु देगा है या जो उसके क्या? वो अवयव के लिए अहितकर हेतु है जो हम्म, भी है और उसके साथ हमको उसकी दवाई देनी है, तो ये एक तरह से विरुद्ध नहीं हो जा रहा है? नहीं होता, गामित्व के हिसाब से होता है। हम्म, तो इसीलिए तिल के साथ बहुत सी दवाइयां हैं कुष्ठ में। हाँ, जी। तिल तो कुष्ठकर है। गुड़ के साथ बहुत सी दवाइयां हैं। तो ये इस प्रकार से होता है। अर्थात उसका विचार है, ये चिंतन के लिए मैंने बोला है। हाँ, ठीक है। जी हम्म ठीक है। हम्म। जैसे अब अगर प्रतिशाय के लिए दवाई देनी हो तो कुछ मीठे में ये करके अगर प्रतिशाय की दवाई दी तो बहुत ज्यादा काम करती है। कृमि के लिए आप प्रयोग करती हो, गुड़ जो है वो कृमि कारिणा है। हाँ, कृमि बढ़ाने वाला है गुड़। तो गुड़ के साथ विडंग का प्रयोग जो आया है शास्त्र में, है ना, तो वो झट से काम हो जाता है विडंग का। ऐसे विडंग देना और कृमि गुड़ के साथ देना फर्क है ना, बराबर है ना। तो ये रहता है। हाँ। हम्म, हाँ, ठीक है। तो ये गामित्व का विचार हो गया। गामित्व का एक लेक्चर ही है मेरा यूट्यूब पे, इसलिए मैं गामित्व पर ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ। मैं सिर्फ ये बोलने वाला हूँ कि अगर हमने काष्ठावृष्टि का विचार करके प्रैक्टिस की तो हमें क्या क्या विचार करने पड़ते हैं, अलग अलग विचार। अर्थात दूसरी प्रैक्टिस में भी करना ही रहते हैं विचार, विचारों पर ही प्रैक्टिस चलती है, द्रव्यों पर नहीं प्रैक्टिस चलती है, ध्यान में रखो। तो विचार ही महत्वपूर्ण है। हाँ, हो गया ना प्रश्न का उत्तर आपका। दूसरी बात जो है कि अगर आपके पास कोई अनुक्त व्याधि आ गए और अनुक्त व्याधि में आपको लग नहीं रहा कि इसका क्या करें, सिर्फ रेडियोलॉजिकल आपको फाइंडिंग दिख रही है और कुछ सिम्टम नहीं दिख रहे, कुछ लक्षण नहीं दिख रहे। हाँ, कुछ भी पेशेंट बता नहीं पा रहा है आपको। मैंने बोला कि पहले अगर वात के जो लक्षण है वो पहले पूछने, पित्त के पूछने, कफ के पूछने, उससे दोषानुबंध पता चलेगा, दोष का कौन सा दोष उत्क्लेशित है वो पता चलेगा, हेतुओं को मैच करना। वही मीन्स पित्त के हेतु है, पित्त के गुण दिख रहे तो ये पित्तज व्याधि है, कफ के गुण हेतु दिख रहे, कफ का लक्षण दिख रहे तो कफज व्याधि है। इस प्रकार से वो मैच करना और वो स्वतंत्र दोष प्रकोप है ऐसा उसको ये करके हम चिकित्सा करते हैं। पर ये कुछ भी नहीं दिख रहा है आपके पास, ऐसे अनुक्त व्याधि है और कहाँ तो सिस्ट है, कुछ अवयव में कुछ खराबी है, ऐसे कुछ आपको अगर लग रहा है तो कैसे विचार करना, ये इस टॉपिक पर अभी हम आए हैं। तो सुश्रुताचार्य ने जो है अवयव उत्पत्ति दी है। हाँ, कौन सा अवयव किससे उत्पन्न हुआ है, हाँ ये दिया है। ठीक है। तो इसके आधार पर जो है आपको वो धातुओं पर काम करने वाले द्रव्यों का अभ्यास करना पड़ेगा, वो द्रव्य देने पड़ेंगे। हाँ, जैसे हृदय है तो रक्त कफ, हाँ इससे जो है रस धातु, कफ और रक्त, इससे हृदय बन जाएगा। हाँ, अगर शिरा स्नायु इस पे सॉरी शिरा स्नायु ये अगर इसमें कुछ दृष्टि है इस प्रकार से है तो वो मेद के खरपाक और मेद के मृदुपाक से बनी हुई है, तो मेद का विचार करना पड़ेगा। वृक्क का विचार करना है तो मेद और रक्त का विचार करना पड़ेगा। उंडुक का विचार करना है तो शोणित का विचार करना पड़ता है। जैसे उंडुक उच्च शोथ है ना, एपेंडिसाइटिस होता है तो उसमें जलों का लगाई तो झट से रिलीफ मिलता है, क्योंकि व्याधि ही उस जो स्थान ही है, उंडुक जी है वो शोणित से बना है, तो इसीलिए उस पर रिजल्ट भी झट से मिलता है। इस प्रकार से जो है अवयव जिस सुश्रुताचार्य ने उसकी उत्पत्ति जिस प्रकार से दी है, उस प्रकार की उत्पत्ति स्थान देखकर कौन सा धातु उस अवयव को बढ़ाता है, कौन सा धातु उस अवयव को बल देता है, कौन से धातु से वो अवयव बना है, इसका विचार करके जो है उस धातुओं पर हमें काम करना है। हाँ, तो रक्त जो है बहुत से मैक्सिमम इसमें आया ही है। और रुक का मैंने बोल दिया, स्तन्य पर काम करना है तो रस धातु पर काम करना है ना। हाँ, त्वक पर काम करना है तो मांस धातु का विचार करना ही करना है, क्योंकि मांस से ही त्वक बनेगा। इस प्रकार के जो विचार है वो हमें करने हैं। हाँ, दंत पर विचार करना है तो अस्थि धातु का विचार करना पड़ेगा, बराबर है। इस प्रकार के विचार करने हैं। दूसरी जो बात है, दूसरी जो बात है, तो इसमें इससे क्या हो जाता है, अगर आपके पास व्याधि आया और वो अनुक्त है, सिम्टमलेस है, तो आप क्या करोगे कि अगर सपोज आपके पास डायबिटिक पेशेंट आ गया और उसको बोल रहा है मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं है, बस मेरी शुगर बढ़ गई है ना। तो शुगर बढ़ गई है, अगर उसने ये कर दिया
तो हम क्या क्या सोचे, हाँ अगर सिम्टम ही नहीं है कुछ भी तो आप क्या सोचे, तो उसमें से खून से उन्होंने वो खून निकाला है और वहां से शुगर चेक किया है और इसलिए शुगर चेक किया है। हाँ, तो हमारा जो सर्कुलेशन है वो रस रक्त संवहन रहता है। तो हमें रस धातु और रक्त धातु इन दोनों धातुओं पर विचार करना रहता है। रस धातु तुष्टिकर हेतु कोई है चल रहे क्या, वो बंद करने रहते हैं। रक्त धातु तुष्टिकर हेतु जो कुछ है वो बंद करने रहते हैं और इन दो धातुओं पर काम करना रहता है। ऐसे काम करोगे तो वो जो अनुक्त व्याधि है वो सॉल्व होती जाएगी। ऐसी जो कुछ अनुक्त व्याधियां आती है उनका जो विचार है इस प्रकार से करना है, जिस अवयव को वो व्याधि हुई है उस वो अवयव किस धातु से बना है, उस धातुओं को अच्छा करने वाली दवाई और वो धातु खराब करने वाले जो कारण है उनका त्याग करना, ये हमारी चिकित्सा रहती है। इसीलिए जो है आयुर्वेद ने सिद्धांत रूप से सब कुछ बताया है, चाहे कितने भी साल लगे और 200 साल और 300 साल भी अलग अलग व्याधियां आए, अलग अलग हेतु आए, तो भी आयुर्वेद वहां स्टैंड रह सकता है, क्योंकि हमारे जो सिद्धांत है वो मूल सिद्धांत जो है वो महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो आती है, आपको आवाज आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, जी सर, आ रहे। प्रश्न कुछ प्रश्न आगे तो भी पूछो, हाँ बाद में नहीं लेंगे प्रश्न। यस सर। अभी मैं स्पीड में ही बोल रहा हूँ। तो दूसरी बात जो है मल जो है उनका विचार जो रहता है, तो किस धातुओं से कौन से मल है इसका विचार करना रहता है। हाँ, कफों पर काम करना है तो रस पर भी काम करना पड़ेगा, रक्त पर काम करना है तो पित्त और वाइस वर्सा, हाँ इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। छोटे छोटे स्रोतों में अगर मल जम रहा है, चाहे वो नाक में मल है, हाँ कर्ण में मल है, ऐसा है तो मांस धातु का विचार करने पड़ेगा, जिनमें मांस दुष्टिकर हेतु है। हाँ, विधि विरहित मांस सेवन रहता है, मांस सेवन की विधि है ना, उस प्रकार की विधि से बिना विधि का सेवन जो मांसाहार करते हैं और मांस दुष्टिकर जो कारण रहते हैं, तो ऐसे लोगों में जो है मल जो है वो ज्यादा जमता है। हाँ, कान में मल, नाक में मल, इस प्रकार से। तो मांसपाचक देना, नींब देना, ये सब कुछ जो चीजें हैं वो उस तरह में करनी है। स्वेद में दुर्गंधता आना, अति स्वेद होना, इस प्रकार का जो लक्षण है, या फिर स्वेद में जो भी कुछ विकृतियां आएंगी, स्वेद के कर्म में भी और साक्षात स्वेद ही भाव पदार्थ में भी। हाँ, स्वेद का काम क्या है, त्वचा सॉफ्ट रखना है ना, और क्या है, रोम जो है उनको बल देना है ना। तो उनमें कुछ भी आई हुई विकृतियां जो है वो जो है उनके उनका विचार जो है मेद मेद से भी करना है हमें। हाँ, क्योंकि वो मेद का मल है। ये क्यों बोल रहा हूँ, जब जब आपके पास ऐसी ऐसी व्याधि आते हैं और मैं क्या सोचूं, ये जो प्रश्न आता है तो ये सोचो, ये बोलने के लिए लेक्चर है। ठीक है। नख रोम, इस प्रकार का जो कुछ आपको लक्षण दिखते हैं, हाँ नख टेढ़े हो गए, विकृत हो गए, ये हो गए, वो हो गए, वॉटेवर हो गए, तो उसके समय जो है अस्थि धातु का विचार करना है, अस्थि मज्जा पाचक का विचार करना है, अलग अलग अस्थियों अस्थि का जो जो विचार है वो सब कुछ करना है। अस्थि में विकृतियां दूर करने की जो जो चिकित्साएं हैं, मतलब नख पर काम करना है तो बस्ती ये चिकित्सा होगी आपकी, बराबर है ना? हाँ बोलो। सर अगर हॉर्मोन्स पे विचार करना है तो कैसे सोचेंगे? वही बोल रहा हूँ, हार्मोन्स है ही नहीं, वही बोल रहा हूँ। आपको क्या दिख रहा है, आपको लक्षण क्या दिख रहे हैं, उसके अनुसार जाना है। आप जितना मॉडर्न का ये पढ़ोगे और आयुर्वेद का कोरिलेट करोगे उतनी प्रैक्टिस लॉस ही जाती है। हाँ, क्योंकि दोनों पैरेलल शास्त्र ही नहीं है, ये पहले ध्यान में रखो। दोनों के एनाटॉमी से लेकर फिजियोलॉजी अलग है। ये दोनों साथ होते थे, एनाटॉमी दोनों की सेम है, फिजियोलॉजी सेम है, तो फिर व्याधि सेम, फिर चिकित्सा सेम, ये हो जाता था। इन दोनों का बेस ही अलग है, तो कोरिलेट करके आयुर्वेदिक चिकित्सा देने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी हार्मोनल ये हो, कुछ भी हो, आप लक्षण देखो। लक्षण चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, या फिर कुछ भी हो, वो सब लक्षण देखो और लक्षण के अनुसार सब कुछ करना है। आगे फिर अक्षी, जिनके आंखें क्या हो जाते हैं, रुक्ष हो जाते हैं, जिनमें मलबद्धता है रहती है, जिनकी त्वचा रुक्ष हो जाती है, ये सब ऐसी चीजें हैं, वो जो है इनका जो स्नेह है वो मज्जा का स्नेह है ना। तो इस पर मज्जा धातु का विचार करना है। साक्षात अजा का मज्जा लेकर उसका मज्जा तेल बनाकर और मज्जा की बस्ती अगर आपने दी तो आंखों की रुक्षता भी चली जाती है, त्वचा की रुक्षता भी चली जाती है, और पुरुष में अगर रुक्षता है तो वो भी चली जाती है अगर मज्जा का मल कम हो तो इस प्रकार जो है मज्जा दुष्टिकर हेतु अगर पेशेंट में दिख रहे हैं और वो बोल रहा है मेरे अक्षी में रुक्षता है, इस प्रकार से है, तो आपको मज्जा के मल पर काम करना पड़ेगा, स्नेह पर काम करना पड़ेगा, मज्जा तेल इस प्रकार की बस्तियां देनी पड़ेगी, मज्जा धातु का विचार करना पड़ेगा। हाँ,
मैं फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं टॉपिक कवर कर सकूं। और वैसे ही वो जो है शुक्र है, उसका भी विचार इस प्रकार ही करना है। जब पेशेंट डरता है तो ये ओजः क्षय होता है ना? तो शुक्र धातु जैसे वर्धन करोगे वैसे ओजः वर्धन भी होता है। इस प्रकार दोनों का विचार करना है। दूसरी जो चीज रहती है कि एखादी व्याधि रहती है और उस व्याधि में चाहे वो अर्श हो, चाहे वो कुष्ठ हो, चाहे वो वटेवर व्याधि हो, तो उस व्याधि में दोष दुष्य समूर्छना रहती है। हाँ, ये दोष रहते हैं और ये दुष्य रहते हैं। ये दोनों की समूर्छना हुई है, संप्राप्ति हुई है और वो व्याधि हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा होता है अर्थापत्ति से कि अगर एखादी व्याधि हुई है तो उसमें जो दोष इन्वॉल्वमेंट है, उसमें जो दुष्य इन्वॉल्वमेंट है, हाँ, ये इनमें जो चिकित्सा आई है, जो चिकित्सा के द्रव्य आए हैं ना, वो द्रव्यों की क्षमता क्या है? तो उस व्याधि इनके जो दुष्य तक जाने की उनकी क्षमता है। ठीक है। जैसे कुष्ठ है तो कुष्ठ में दुष्य क्या क्या आते हैं? लसिका आती है ना, मांस आता है ना, रक्त आता है, क्लेद आता है, ये दुष्य आते हैं। तो कुष्ठ में जो हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो खदीर हो, दारवी हो, वॉटेवर हो, तो उन सब में क्षमता है कि वो क्लेद ठीक करे, मांस ठीक करे, रक्त ठीक करे, इतनी उनमें क्षमता रहती है। अर्थात युक्ति प्रमाण से कौन सा द्रव्य का प्रयोग करना है ये आपको ही करना है, मतलब विचार क्या करना है ये हम बता रहे हैं। तो उस व्याधि में जो द्रव्य आए हैं उन द्रव्यों की क्षमता रहती है वो दोष दुष्य समूर्छना तोड़ने की, वो संप्राप्ति भंग करने की, और वो जो दुष्य है वो दुष्य के प्रति उनका गामित्व रहता है। हाँ, ये चिंतन आप अनुक्त व्याधियों में कर सकते हैं। जैसे ज्वर में काम करने वाली जो द्रव्य है वो क्या करने वाले है? स्वेद जनन करने वाली है। वो काम क्या करने वाले? अग्निवर्धन करने वाले। वो क्या रहने वाली है? वो पाचन करने वाली द्रव्य रहने वाली है। तो इस प्रकार से वो जो द्रव्य है उनका काम स्वेद जनन, अग्निवर्धन, पाचन, इस प्रकार से प्राय रहता है। तो उस प्रकार से उन द्रव्यों का भी विचार करना है। योनि विकारों में जो द्रव्यों का प्रयोग किया है तो वो द्रव्यों का गामित्व मांस की तरफ रहता है, वो द्रव्यों का गामित्व आर्तव की तरफ रहता है, वो द्रव्यों का गामित्व उस प्रकार से रहता है, ऐसा विचार करना है। माझ्याकडे घरीच असावे, घरी आहे, घरी लवकर जातील का? हे कर ना बंद दरवाजा। समझ में आ रहा है? मैं यस सर। एक मैं विचार दे रहा हूँ, उसका आप मल्टीप्लाई करना है बाद में। ठीक है। सर अगर जैसे हमारे पास पेशेंट तो आयुर्वेद में सबसे लास्ट में आएगा और वो नहीं, ऐसा बहुत नहीं, पहले भी डायबिटिक आता है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलने लगती है 10 साल के बाद, फिर पेशेंट आपके पास ही पहला आता है। बोलो। हाँ, यस सर। मान लीजिए सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है और बहुत उपद्रव युक्त है, तो हम ये कैसे समझेंगे कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? मतलब तब तो वही तो उसको बोल रहा हूँ, बहुत, जैसे इसके उसको लिए तो मैं डायबिटीज लेक्चर भी ले है, रहा उसको हूँ। सीकेडी भी है, उसको शोथ भी है, उसका हीमोग्लोबिन 5 भी है, तो सर हम कैसे, मतलब उसको अनवाइंड कैसे करते जाएंगे सर? इसीलिए ये लेक्चर है। यही तो लेक्चर इसलिए तो है। अनवाइंड करने के लिए पहले तो आपके पास जो पूरा मटेरियल आया रहता है ना, उनकी फाइल भी वो बंद रखनी साइड में। हाँ, ठीक है, क्योंकि क्रिएटिन कम करने वाली दवाई है नहीं हमारे पास, एसबी बढ़ाने वाली दवाई है नहीं हमारे पास, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई है नहीं हमारे पास, तो फाइल देखने का फायदा क्या है? बराबर है। तो फाइल रखने की बाजू में और हमारा जो लक्षण है उसके अनुसार जो है देखना है। आपके वात के लक्षण दिख रहे हैं, हेतुवात के दिख रहे हैं, चिकित्सावाद की करो। पित्त के लक्षण दिख रहे हैं, हेतु पित्त के दिख रहे हैं, पित्त की ट्रीटमेंट करो। पित्त शामक दवाइयां है आपके पास, मधुर स्कंद है आपके पास, हाँ, तिक्त स्कंद है, कटु स्कंद है, सभी स्कंद है आपके पास। पित्त शमन करने वाली, वात शमन करने वाली द्रव्यों का समुच्चय है आपके पास। ठीक है ना? तो उस प्रकार से लक्षण के अनुसार वो जाना चाहिए। वो बाकी कुछ नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात क्या रहता है कि जब सभी लक्षणों के साथ मरीज आता है, जब लक्षणों की जो समुच्चय है वो सभी रहता है, अगर एक व्याधि है तो उस व्याधि में वर्णित सभी लक्षण रहते हैं, तो ये असाध्यत्व की ओर ये जो है निर्देशक रहता है। ठीक है। तो पहली बात मान लेनी चाहिए कि हम वैद्य है, हम ये नहीं है, हम भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं ये नहीं है। ठीक है। तो जो साध्य है वही साध्य होने वाले हैं, ये बात ध्यान रखो। ठीक है। जो नहीं साध्य होने वाले वो नहीं साध्य होने वाले। इसलिए शास्त्र में एक ये है
कि अगर साध्य व्याधि के साथ कोई असाध्य व्याधि हो गई, है ना, साध्य व्याधि के साथ कोई असाध्य व्याधि आ गई तो व्याधि असाध्य हो जाती है। और कोई असाध्य व्याधि के साथ साध्य व्याधि आ गई व्याधि संकर में, तो भी व्याधि असाध्य ही हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है सर। इसका मतलब क्या है, लिमिटेशन हमें हमारे मालूम रहने चाहिए। मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही ये करूंगा, मैं ही, ऐसा नहीं रहता। जितना आपका अधिकार क्षेत्र है, जितना आप कर सकते हो, उसके अंतिम लेवल तक आप कर पाओगे, उतना भी किया आपने तो भी बहुत है, सिर से ऊपर पानी है। जितना आपके पास आमवात आया, आपने आमवात ठीक किया। आपके पास सोरियासिस आया, कुष्ठ आया, आपने कुष्ठ ठीक किया। आपके पास संधिवात आया, आपने संधिवात, वात रक्त आया, आपने वात रक्त ठीक किया। अर्श आया आपके पास, अर्श आपके ठीक किया। योनि विकार, ये वो, इतना अगर देखे जाए 98% व्याधि जो हम ठीक कर सकते हैं, बचे हुए 2% की चिंता हम क्यों करें, है ना, जो असाध्यत में आने वाले हैं, जो कठिन है, जो ये है वो है, बराबर है ना। जो हाथ आपके हाथ में है, ये मेरा मानना है, जो आपके हाथ में है वो उसकी पढ़ाई बहुत करो। हाँ, उसमें आप हासिल, जो कुछ आपको जो काबिलियत हासिल करनी है, ठीक है। जो ऐसे आने वाले हैं पेशेंट कि पता ही नहीं चल रहा है, ये है क्रिएटिनिन, ये है वो है, डायलिसिस चल रहा है, उसका विचार जो है हमारा शास्त्र के अनुसार, लक्षण के अनुसार, दोष के अनुसार उसके विचार करो। वृक्क का विचार करना है तो मेद का विचार करना है, रक्त का विचार करना है, रक्त अच्छा करना है। वृक्क का देखो, ऐसे किडनी के पेशेंट आते हैं तो हम उसको अभ्यंग पहले चालू कर देते हैं, अभ्यंग करने के लिए चालू कर देते हैं, तो मेद का विचार आ जाता है, वात का विचार आ जाता है। ये सब करो। जो जो व्याधियों में जो जिस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं ना, उसके दोष मिलते ही है। देखो, 3 दोष छोड़ के कुछ भी नहीं है। सांप ने डस भी लिया ना आपको, तो भी वो सांप वात जाएगा, पित्त जाएगा, कफ जाएगा, ऐसे शास्त्रकार बोलते हैं। ठीक है, इतना दोषों का हमारे पर इम्पैक्ट है। हाँ, चेहरा खराब हो गया तो काला हो गया तो वात का है, पीला हो गया तो पित्त का है, व्हाइट हो गया तो कफ का है। इस प्रकार से हमारा वेरिएशन आ जाता है। समझ में बात आ रही है? तो दोषों को छोड़ के कुछ नहीं। दोषों की लक्षण कोई भी अनुक्त व्याधि में जिस जिस दोषों के 1 लक्षण, 2 लक्षण, 3 लक्षण आपको दिख गए वात के, हेतु उस प्रकार के लिए उस प्रकार की चिकित्सा चालू कर दो। क्योंकि हमारे पास शुगर कम करने वाली, क्रिएटिनिन कम करने वाली, एचडीएल कम करने वाली, एलडीएल कम करने कोई दवाई नहीं है, ये ध्यान में रखो। ये कम होगा पर इसकी दवाई नहीं है। आया समझ में? क्योंकि जब आपके पास फाइल लेकर पेशेंट आता है, उसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स रहते हैं, हम पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर, बीच में गैप पड़ा रहता है, ना मॉडर्न का पूरा ना आयुर्वेद का पूरा, इस प्रकार की स्थिति रहती है, तो कहाँ से आप कोरिलेट कर पाओगे? कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आपको फाइल बंद रखनी है, पूरी की हिस्ट्री लेनी है और आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा देनी है। ठीक है, आगे जाता हूँ। ओके, सर एक क्वेश्चन बोलो। सर, जैसे आजकल पेशेंट जो है ना, पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स पे बहुत डिपेंड रहते हैं। नहीं रहते और रहेंगे, हम आयुर्वेद, कौन बोला? सर हम उनको आयुर्वेद की उनको वॉश ट्रीटमेंट दे करना रहे उनका हैं। ब्रेन। हमारे पास आते हैं तो फाइल लेकर आते हैं, हम बोलते फाइल रखो, फाइल को ठीक करना है कि आपको ठीक करना है, ऐसे हम पूछते हैं पहले, है ना। क्योंकि पहले से वो फाइल 4 डॉक्टरों को दिखाया रहता है उन्होंने, तो उनको बोलना और आपको वही काम करना है क्या? नहीं। ब्रेन वॉश करने की क्षमता आप में होनी चाहिए और अच्छी तरह से। ये वॉश अच्छा है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा जो वॉश है वो बहुत अच्छा है। इस प्रकार का वॉश करने की क्षमता भी हमारे में रखनी चाहिए। पेशेंट हमारा सुनता नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। उसका काम ही हमारा सुनना है। और इस जैसे मैं बोल रहा हूं उस प्रकार से अगर आप बोलोगे विश्वास से, कॉन्फिडेंस से, तो पेशेंट सुनता है। ठीक है, देखो दवाई 10 दिन के बाद देखेंगे, होगा क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे, ऐसे ही जो अगर वर्ड आप यूज करोगे, वो पहले ही 50% में आया है उसका कॉन्फिडेंस, उसमें आपने 20% कम कर दिया, 20% कॉन्फिडेंस वो लेकर जाएगा, क्या ठीक होगा? वो आपने पेशेंट को बोल दिया कि मैंने ये आपकी संप्राप्ति ऐसे ऐसी देखी है, हेतु आपके इस प्रकार है, और ये इस हेतु के विपरीत मैंने ये द्रव्य दिए हैं, इस द्रव्यों से ऐसा ऐसा होगा और आपकी व्याधि इतने इतने दिनों में ठीक होने की क्षमता है मुझ में, मैं आपको ठीक ही करूंगा। तो क्या हो जाएगा? जो कुछ 50% बचा हुआ कॉन्फिडेंस है वो 100% आ जाएगा उसमें, और जो शक्यता है व्याधि को ठीक करने की वो और अच्छी हो जाएगी। आपने किसी पेशेंट को बोल दिया कि मैं आपको ठीक करूंगा और ठीक नहीं दिया, तो आपको जेल थोड़ी होने वाली है।
कोई आपको जेल में डालेगा ऐसे थोड़ी, ठीक है ना। एश्योरेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। आप ठीक होगे, ये जो वर्ड है ये पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है। इसमें पेशेंट जो है आधा ठीक हो जाता है। मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि देखेंगे, करेंगे, होता है क्या, फिर देखेंगे, फिर आप डिसाइड करो। ऐसे क्यों बात करते हो? आपकी वाक्य है, आपका जो डायलॉग है उसमें 100% कॉन्फिडेंस दे दो ना। आपको मालूम है कि आप दवाई बराबर से दे रहे हो। आपको देखो, वो आधुनिक वैद्यक शास्त्रों को हेतु परिमार्जन कुछ मालूम ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है कि इस हेतु से वो व्याधि हो रही है, फिर भी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं ना कि ये मैं सेफेक्सिन दे रहा हूं तो इससे ये ठीक हो जाएगा, चाहे 10 दिन के बाद वो पस फिर फॉर्मेशन हो जाए, फिर वो बोलते समय देते हैं ना वो उस प्रकार से। हम क्यों नहीं देते? अरे आप ये तीखा मत खाओ, इससे पाक हो रहा है, ये तीखा बंद करने के बाद पाक रुक जाना। इतने ये चीजों में आपका कॉन्फिडेंस बहुत रहना चाहिए, क्योंकि वो व्यवहार में दिखता है, ठीक है ना। आपके पास पेशेंट जब आता है तो उस प्रकार की भाषा बाद में बोलेगा कि डॉक्टर साहब इसने कल आइसक्रीम खाया तो ये देखो शीत गुण से प्रतिशय हुआ है, क्या करूं। इस ऐसे पेशेंट आने चाहिए, क्योंकि आप एजुकेट नहीं कर रहे हो। पेशेंट गांव का पेशेंट रहता है तो भी उसको मालूम रहता है कि ये 4 दवाइयों में पेंटाप्रोजोल कौन सी है, हाँ ये पित्त की गोली कौन सी है, ये वात की कौन सी है, हाँ ये पैरासिटामोल एसिक्लिबनेक कॉम्बिनेशन, ये दर्द शामक गोली है। ये जो 10वीं पास रहती है उस औरत को भी पता चलता है कि नहीं? इतना एजुकेट हुए हैं वो, क्योंकि उन्होंने किया है उनको एजुकेट। हम नहीं करते, हम उसको महाभूत नहीं बताते, हम उसको गुण नहीं बताते। कैसे पता चलेगा? पेशेंट को हम सीधा सीधा बोलते देखो ये गुण है, ये गुणों से ऐसे ऐसे संप्राप्ति बन गई है, मुझे तो लगता है इस प्रकार की संप्राप्ति बनी है, ऐसे ऐसे है, ये लक्षण दिख रहे हैं, आगे ये लक्षण दिखेंगे अगर ये हेतु बंद नहीं किए तो। पेशेंट को समझ में आता है। ये भाषा उनको उनके जहन में आनी चाहिए ना, उनके खून में आयुर्वेद जाना चाहिए, है ना। दवाई तो बात के काम है कि वो अलग एटमॉस्फेयर से आए हैं पेशेंट, वो इस एटमॉस्फेयर से आए हैं कि मैं डॉक्टर को पैसा दे दूंगा, डॉक्टर मुझे आरोग्य देंगे, डॉक्टर मुझे रोग का नाश करने की दवाई देंगे। इस जहन से वो आए रहते हैं। वो उनका पहला वॉश करना है। हाँ, पैसे देकर अगर व्याधि जाती थी तो आपकी व्याधि कब की जा चुकी होती, आप मेरे पास क्यों आए हो फिर, है ना। तो उनको ये देखना है कि दवाई से कुछ नहीं होता, हाँ हेतु बंद करने के बाद ही व्याधि जाती है। ये कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा खुद में और पेशेंट में भी, ठीक है ना। आपका साइंस अगर इतना कमकुवत है, इतना अगर अशक्त होता 5000 साल पहले का साइंस जिसका कोई अपडेट नहीं है, कोई अपग्रेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा शास्त्र अभी तक उस शास्त्र पे पढ़ाई कर रहे हैं हमारे जैसे वैद्य और बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, इसका मतलब कुछ तो शास्त्र में है ना। तो अगर इतना सब कुछ है शास्त्र में कि आज भी उसकी प्रैक्टिस करके लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, अच्छे खासे पेशेंट ठीक कर रहे हैं, पेशेंट अच्छे खासे आ रहे हैं आयुर्वेद के पास, अगर इतनी उसकी ताकत है तो हम क्यों कम पढ़ रहे हैं बताने के लिए कि आपकी जो व्याधि है इस दवाई से कम होगी। बोलो ना पेशेंट को, ठीक है ना, एश्योरेंस दे दो। हाँ, वो आपका एश्योरेंस, आपका जो शब्द है वो प्रमाण, वो पेशेंट जो है आपके हर एक शब्द को सुनता है। हाँ, घर में बोलना, बीवी ने पति को बोलना, पति ने बीवी को बोलना, इन शब्दों को इतना महत्व नहीं रहता। वही शब्द अगर डॉक्टर ने बोल दिए तो उसको बहुत महत्व रहता है। आपका जो शब्द है उनके दिल में उतरता है। तो आपकी जो होगा, देखेंगे, नहीं होगा, आप देखेंगे, ये जो शब्द है वो भी दिल में उतरते उनके, ठीक है ना। 10 दिन के बाद अगर हो भी गया, ठीक है, आपने बोल दिया कि होगा और 10 दिन के बाद नहीं हुआ तो भी बोलो ना मैं ठीक करूंगा, फिर भी आपको वापस बोलो, वापस कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। आपके पास टाइम है ना आपको चेक करने के लिए, फिर देखने के लिए। कार्य कारण भाव तो है ही, किसी कारण से ही कार्य होगा, ऐसे आकाश से तो व्याधि आएगी ही नहीं, बराबर है ना। तो उस प्रकार से जो है डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए, ठीक है। आगे जाता हूं, ये लेक्चर का भाग नहीं था फिर भी। तो पेशेंट हमारा सुनता नहीं, पेशेंट हमारा चूर नहीं लेता, पेशेंट हमारा ये नहीं करता, ऐसा कुछ बोलना ही नहीं। पेशेंट को लेना ही है। किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पसंद नहीं रहता, किसी भी पेशेंट को आईवी प्रिक पसंद नहीं रहता, कोई भी आनंद से प्रिक नहीं लेता, कोई भी आनंद से ट्रकेक्टोमी नहीं करता, कोई भी आनंद से पैरासेंटेसिस नहीं करता। वो बोलते हैं कि ये करना ही चाहिए आपको, इसलिए वो करते हैं, ठीक है ना। तो इससे बेटर तो चूर्ण लेना है, इससे बेटर तो क्वाथ लेना है, इससे बेटर तो लेप लगाना है ना। तो बोलना है उसको इस प्रकार से, ठीक है। आगे जाओ। अरे बाप रे, 1 घंटा इधर ही हो गया। हाँ,
नमस्ते सर. हम्म. अ, तुम्ही म्हणजे अशाच पद्धतीने चिकित्सा करता म्हणजे एकल औषधं किंवा कमीत कमी औषधं वापरून. पण आता जसं मैं आता नहीं करता हूँ, सप्तभावी मैं नहीं करता हूँ. पहली बात तो ये मेरा कुछ भी इन्वेंशन नहीं है. ये मेरा कुछ नाही भी म्हणजे इन्वेंशन, अशाच सुनो. पद्धतीने करायला हवी वाग्भटाचार्य आहे बोलते हैं प्रॅक्टिस. कि ये कॉम्बिनेशन दे दो, ये व्याधि आपकी 4 दिन में जाएगी. और ये अगर 2 कॉम्बिनेशन में बोल रहे हैं कि ये 4 दिन में जाएगी, 5 दिन में जाएगी, इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, हम क्यों नहीं दे रहे? हमें क्या लगता है, अरे मैंने अगर एक ही द्रव्य दे दिया है, इसकी इतना ही कॉम्बिनेशन दे तो ठीक होगा क्या? तो हमें क्या लगता है, नहीं ये भी देना चाहिए, फिर ये भी देना चाहिए, और ये रहता है ना अलग, उससे कभी कभार व्याधि नहीं जाती, उससे कभी कभार अग्निमांद्य होता है, उससे कभी कभार संप्राप्ति भंग नहीं हो पाता. मेरा क्या हां सर. मानना है कि जो वाग्भटाचार्य को लगता है, जो चरकाचार्य को लगता है, जो सुश्रुताचार्य को लगता है, वही हमें लगना चाहिए. इतना ही है, बरोबर आहे. बाकी नाही कुछ नहीं. मी मुझे विचारत होते मेरा जो है मत, की इसको कुछ भी वैल्यू नहीं है. पहली बात, मेरा एक भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो नहीं है जो मैंने मेरे दिमाग से बनाया है. इतनी क्षमता ही नहीं है कि उन्होंने इतना सब कुछ लिखा है, क्यों मैं मेरा दिमाग यूज करूं, है ना? ठीक है ना? तो इन्वेंशन कुछ होने की जरूरत ही नहीं है. ये ऋषि मुनि है, इनको सब कुछ मालूम है क्या हेतु होने वाले हैं 200 साल के बाद, 500 साल के बाद, 5000 साल के बाद, वो सबको सब मालूम है उनको. तो उस हिसाब से उन्होंने सिद्धांत लिखे हैं. इसीलिए बोलने की क्यों, आप जो बोल रहे हैं ना, वही बोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आजकल जो है मल्टीपल चल रहा है सब कुछ. कुष्ठ है तो आरोग्य दिन दे दो, खदिरारिष्ट भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो. अरे ठीक है, दे भी दिया तो भी नहीं ठीक हो रहा है. आप 4-5 द्रव्य देने के बाद भी कुछ 10-15-20 दिन में कुछ रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, इसका मतलब क्या है कि खदिर बुरा है क्या, खदिरारिष्ट बुरा है क्या? नहीं. आरोग्य वर्धिनी बुरी है क्या? नहीं. बुरा क्या है, आपके विचार बुरे हो गए हैं. ठीक है ना? आपने हेतुओं का विचार नहीं किया, आपने सिद्धांतों का विचार नहीं किया. जो चीजें आप इजीली दे सकते हो पेशेंट को, खदिर जल है, वॉट एवर जो कुछ है, वो आपने विचार ही नहीं किया. स्नानादि विचार नहीं किया, धावनादि विचार किया नहीं. आपने क्या किया, सिर्फ द्रव्यों का विचार किया. और फिर इस द्रव्यों के पीछे भागकर होता क्या है, एक तो पेशेंट को ट्रीटमेंट महंगी होती है, इसलिए वापस आपके पास आता नहीं. दूसरी तो रिजल्ट मिलता नहीं है, इसलिए पास आपके पास वापस आता नहीं. बराबर है. तीसरा, ये दवाइयाँ कब कब खानी है, 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे, दिन भर दवाई है खाने की, तो ये उसको वो थक जाता है, उसके वजह से आपके पास आता नहीं. इनमें से कोई तो कारण रहता है, वो फॉलोअप नहीं मिलता. बराबर है. तो ये सब चीजें जो है हमें टालनी चाहिए. कोई को पूछने वाला है? सर म्हणजे दुसरा प्रश्न की म्हणजे आता एकल औषधं वापरताना मग आता त्याच द्रव्याच्या रसाने भावना देण्याची पण पद्धत चालू आहे नहीं. म्हणजे भावीत. तर सर तुम्ही तसं काही करता का असं हाँ, मैंने विचारायचं यूज होतं. किया था. मैंने अभी तो टाइम नहीं मिलता है, पर मैंने अमृता जो है, अभया जो है, वो उसकी त्रिभावित 4 भावित ऐसे भावना दी थी, और उसके बहुत रिजल्ट अच्छे मिलते हैं. आधा चम्मच हिरडा लेना और इतना एक चुटकी हिरडा लेना, इतने जितना फर्क है ना, उतना फर्क होता है. हाँ, तो उसका भी हम कर सकते हैं. वही बोल रहा हूँ, सिद्धांतों का अगर प्रयोग किया जाए, आयुर्वेद के जो जो सिद्धांत बताए गए हैं, उनका अगर प्रयोग किया जाए तो कुछ भी नहीं लगता. बहुत हां, कम पण इसमें. नाही भावीत नसल्या पण नुसतं चूर्ण असले तरी पण मात्राच्या फरकाने ते काम करणारच आहे. फक्त अर्थात त्याच्यातला आपला कॉन्फिडन्स पाहिजे. अर्थात हां. अच्छा, अपना कॉन्फिडेंस पाहिजे. पेशेंट दूर से 200 किलोमीटर आपके पास आ रहा है और आपको लग रहा है नहीं, मैं इसको लोद्र ही देना है मुझे, और यही बहुत अच्छा है, या फिर लोद्र देना है और दूसरे कोई 2-3 द्रव्य देने हैं, और आपको लग रहा है कि इतने 3 द्रव्य सफिशिएंट है, तो उसमें वो काम हो जाता है. पर हमने दिया ही नहीं रहता तो पता कैसे चलेगा? बरोबर है ना? औषधों से अजीर्ण होता है, औषधों से भी व्याधि ट्रिगर होती है, ऐसा होता है. ठीक है ना? हाँ, तो इसीलिए जो है इनका विचार करना है. ये विचार कुछ अलग नहीं है. हाँ, वाग्भटाचार्य, चरकाचार्य, अलग अलग जगह उन्होंने ये विचार रखे हैं. आप उस प्रकार की दृष्टि से अगर ग्रंथ पढ़ोगे तब. बोला ना मैंने कि 45 के ऊपर व्याधियों की अवस्था है जहां वाग्भटाचार्य ने सिंगल ड्रग बताया है. तो इतनी व्याधियों की अवस्थाओं में आप सिर्फ एक द्रव्य चिकित्सा कर सकते हो. ये 28 नहीं है. पर जहां काम सिर्फ शुंठी करने वाली है, वहां आप 4 दवाएं देने का फायदा क्या है? बराबर है ना? जहां आपका काम एक कुटच करेगा, है ना, वहां देने की जरूरत क्या है? बराबर है ना? हाँ, बोलो, पूछो.
सर आपने एक लेक्चर में ये भी बोला था कि जैसे जो मॉडर्न के मान लीजिए ड्रग्स हैं उनके जो कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं उसके भी हम हेतु आयुर्वेद दृष्टि से कि अब इसने बात बढ़ा दिया है इस ड्रग पे या वो कैसे विचार करें सर? हाँ, तो अभी देखो ये लेक्चर का विषय नहीं, फिर भी बताता हूँ। कोई मॉलिक्यूल हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, नया आया हो, पुराना हो, तो उसकी अगर फार्माकोलॉजी देखोगे और उसका साइड इफेक्ट देखोगे, एडवर्स इफेक्ट देखोगे, तो एडवर्स इफेक्ट एक विशिष्ट स्रोतस को दर्शाता है किसी भी इसका। हाँ, आप जब फार्माकोलॉजी देखोगे तब पता चलेगा। तब वो मॉलिक्यूल, वो एंटीबायोटिक हो या फिर वो कुछ भी हो, उसका जो स्रोतस के अनुसार उस हमें पता चल जाता है कि ये जो एंटीबायोटिक है ये या फिर ये जो मॉलिक्यूल है ये स्रोतस दृष्टि करता है या फिर इसके ये गुण है, ये गुणों का विचार हर स्रोतस में उसका दिखता है। इस प्रकार से अगर पढ़ाई की तो वो दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए मॉडर्न वो देखना, तो ऐसे भी घूम फिर के विचार कर सकोगे। या फिर जो दिखता है हमें, जिस गुण को दिखते हैं कि ये उसने दवाई दी है और उसमें ये परिवर्तन आया है गुणों में, हाँ, तो उस प्रकार से भी हमें विचार कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, सिनर्जिस्टिक जो इफेक्ट है उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता। आधुनिक वैद्य शास्त्र में भी 1 2 3 4 5 द्रव्य जो है साथ में दिए जाते हैं, और फिर जब साथ में द्रव्य दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है उनकी, तो साथ में उनका काम कभी कभार वो गलत हो जाता है, क्योंकि उनके इफेक्ट, और बाद में फिर उन पे रिसर्च होते हैं, फिर रिसर्च होने के बाद वो बैन करते हैं, तब तक जो है एक जनरेशन पूरा वो दवाइयाँ लिए रहता है ना। तो ऐसे भी बहुत से रहते हैं। तो कई द्रव्य मेडिसिन बंद करने के बाद हमें अच्छी व्याधि, क्या व्याधि है, कौन सी व्याधि है, वो दिखता है। वो सब पढ़ाई का नित्य प्रैक्टिस का काम है, ऊपर उस प्रकार से करनी चाहिए। हमारा जो बेस है, हम जहाँ बैठे हैं वो आयुर्वेद होना चाहिए, इतना ध्यान में रखो। हमारा जो चश्मा है वो आयुर्वेद के सिद्धांत होने चाहिए, इतना ध्यान रखो, और वहां से लेकर सब कुछ देखना है हमें। हाँ, ठीक है। हाँ, आगे पढ़ू, 1 घंटा हुआ। यस सर। बहुत बोलना था पर रह गए विषय। हाँ, तो फिर अगला इसका पार्ट कर देंगे, और अगला पार्ट में अगला आगे की जो ये करेंगे, गुणों का विचार और ये सब देखेंगे अगले पार्ट में। और कुछ प्रश्न है आपके? गुण जो है उनके बारे में बहुत पढ़ाई करो, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो गुणवत द्रव्यवादी है हमारा आयुर्वेद। हाँ, गुणों का विचार हर जगह, जहाँ जहाँ आयुर्वेद है वहां वहां दिया है। किसी का भी वर्णन करते समय गुणों को छोड़कर वर्णन किया नहीं है। और ये जो द्रव्य है, अब मैं काष्ठाऔषधि के बारे में बोल रहा हूँ, तो काष्ठाऔषधि जो है वो एक उनकी एक खुद की पर्सनैलिटी रहती है। खुद की पर्सनैलिटी मतलब क्या, कि एक आपको एक अच्छा मेंटेन रहने वाला एक कुछ इंसान दिखा, जिसका फिजिक अच्छा हो, डेल्टॉइड दिख रहा है, बाइसेप दिख रहा है, तो आप जान सकते हो कि वो एक्सरसाइज डेली करता होगा। उसका फील्ड कुछ बॉलीवुड टाइप या फिर उस प्रकार का एंकरिंग टाइप इस प्रकार का होगा। तो वो इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, ये जो है हमारे धर्म पंचक बताते हैं, उसके रसगुण वीर्य विपाक बताते हैं। पर ये काफी नहीं है कि वो द्रव्य क्या काम करे। हाँ, अगर हमें पता चल जाता तो हम द्रव्य गुण से ही प्रैक्टिस कर सकते थे, चिकित्सा शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। पर ऐसे नहीं होता। अच्छा दिखने वाला, अच्छा जिसकी बॉडी अच्छी है, जिसके मसल्स दिख रहे हैं, वो इंसान व्यायाम करता होगा नहीं करता होगा ऐसा भी नहीं। कई लोग नहीं बिना किए हुए भी जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी रहती है। कई लोगों की पर्सनैलिटी अच्छी रहती है कि लगते है वो किसी फिल्म इंडस्ट्री में है, पर वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रहते, वो पानीपुरी भी बेचते हो। हमारे यहाँ पानीपुरी वाला है, वो बहुत ही हैंडसम दिखता है, बहुत ही हीरो जैसा दिखता है। तो दिखने में जिस प्रकार से रसगुण वीर्य विपाक है, उस प्रकार से द्रव्य हर टाइम काम करेगी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको एक अप्रोक्सीमेटली टेंटेटिव आइडिया मिल जाती है कि ये द्रव्य इस प्रकार से काम करेगा। ये शतार बाबा मधुर है, शीत है बाबा, ये शुक्रवर्धन करेगी, हाँ ये ब्रूहण करेगी, ये टेंटेटिव आइडिया मिलती है। पर हर मधुर, हर शीत वीर्य का द्रव्य शतार से काम करेगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रसगुण वीर्य विपाक ये हमारा प्लस पॉइंट है कि हमें उस पर्सनैलिटी के बारे में, उस द्रव्य के बारे में हम एक आइडिया लगा सकते हैं।
पर वो आइडिया सही है क्या नहीं है, ये चिकित्सा स्थान पढ़ के, ज़्यादा पढ़ के हमें पता चल जाता है कि वो आइडिया सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अभी चंद्रयान भी देखना है ना आपको? 2:30 हो रहे। हम्म सर ये द्रव्य गुण के लिए कोई बुक बताइए ना, कौन सी एकल द्रव्य के लिए बुक कौन सभी सी है? सभी बुक पढ़नी, कुछ छोड़ना ही नहीं। जो जो आपको द्रव्य गुण जहाँ दिखा वो बुक पढ़ो। हर बुक में 10, 20, 30, 40, 80% कुछ तो अच्छा रहता ही है। एक बुक पढ़ोगे, फिर आप दूसरी बुक ले लो दूसरे ऑथर की, फिर तीसरे ऑथर की ले लो। जितने ऑथर बदलोगे उतना आपका एंगल चेंज हो जाएंगे। ऐसा कुछ एक नहीं है। हाँ, नथिंग इज एब्सोल्यूट। हाँ, ठीक है ना? बराबर है ठीक ना? ठीक। नहीं एको वर्तते भावा, सर क्या मात्रा बोलते हैं, एक मात्रा ही भाव कैसे नहीं रहता। डिसाइड करेंगे? क्या? सर वो जो एकेरी द्रव्य है उसकी कितनी मात्रा देनी है सर, वो कैसे डिसाइड करेंगे सर? अग्नि के ऊपर रहेगा, वो कितना पचाता है खाना उस पर रहेगा, कम ज्यादा रहेगी, है ना? हाँ, वीर्यवान जो ज्यादा वीर्यवान है उसकी मात्रा कम रहेगी, गुरु है उसकी मात्रा कम रहेगी, लघु है उनकी मात्रा हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये सेल्फ जजमेंट की बात है, इसलिए शास्त्रकारों ने मात्रा कहाँ किसी की दी है ना? हमारे यहाँ पर केजी बॉडी वेट नहीं रहता, कहाँ रहेगा पर केजी बॉडी वेट, है ना? बच्चे का 30 किलो और पित्त प्रकृति का इंसान का 30 किलो और कफ प्रकृति इंसान 30 किलो और वात प्रकृति का इंसान 30 किलो, इसमें मात्रा चेंज होगी कि नहीं? तो ये पर केजी बॉडी वेट ये खोखला सिद्धांत है, हमारे यहाँ नहीं चलेगा ये। बराबर है ना? 30 किलो का इंसान जंगल प्रदेश का और 30 किलो का इंसान या फिर 40 किलो का इंसान अनुभव प्रदेश का, इन दोनों में मात्रा अगर मुझे वात व्याधि के अवृत्त कफावृत्त वात है, मुझे रासना देनी है, हाँ फॉर एग्जाम्पल, या फिर देवदार देना है, तो ये जांगम प्रदेश का जो 40 किलो का आदमी है और वहाँ अनुप्रदेश में 40 किलो का आदमी है, तो वहां मुझे ज्यादा अनुप्रदेश में ज्यादा देवदार देना पड़ेगा, यहाँ कम देना पड़ेगा, है ना? यहाँ पर के जो बॉडी वेट है ही नहीं। बराबर है ना? तो यहाँ आयुर्वेद में जो मात्रा है वो अग्नि का विचार, प्रकृति का विचार, ऋतु का विचार भी आएगा। बराबर है ना? हाँ, वर्षा ऋतु है, इसमें मुझे रुक्ष उष्ण ऐसी दवाई अगर देनी हो, जो शरीर में वात प्रकोप करने वाली, तो मुझे मात्रा कितनी रखनी है ये मुझे विचार करना पड़ेगा। बराबर है ना? तो ऋतु का विचार, दिन का विचार, ये सब कुछ विचार आयुर्वेद में है। इसलिए देते समय पेशेंट को ये सब आपके दिमाग में, जहन में आना चाहिए कि ऋतु वर्षा चल रहा है, इस प्रकार का अग्नि है। मैं जो यहाँ अभी देखो, मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ रुक्ष हवामान है। अभी यहाँ जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो यहाँ रुक्षता है। जो व्याधि जब आते हैं तो मुझे वो ध्यान में रखना पड़ता है कि यहाँ मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ रुक्षता है। यहाँ मैंने चूर्ण अगर बहुत भर भी दिए तो वो खराब नहीं होते। सेम मैं शनिवार रविवार अनुप्रदेश में जाता हूँ, वहाँ जो वातावरण है वो रुक्ष नहीं है। ठीक है ना? वहाँ मुझे ध्यान में रखना पड़ता है कि मैं अनुपदेश में हूँ। तो ये जहन में हर टाइम रहना पड़ेगा कि आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, कौन से ऋतु में कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हाँ, ये रहना पड़ेगा, यही तो हमारी खासियत है ना वैद्यों की? सर कुछ वैद्य लोग काष्ठ औषधि के साथ या टैबलेट्स के साथ वो कज्जली मिक्स हमें करते हैं आजकल। कुछ नहीं करना है हमें। हाँ, कज्जलिक प्रयोग कर सकते हो ना। कज्जली चूर्ण का पोटेंसी बढ़ जाए ताकि पोटेंसी बढ़ जाती है, उसका सवीर्यता अवधि बढ़ जाता है। बढ़ जाती है। हाँ, बड़े कर सकते अलग अलग विचार है, बोल रहा हूँ मैं। आपके विचार अच्छे हो तो आप क्या भी कर सकते हो। ठीक है ना? हैं। विचारों पर सब कुछ है, द्रव्यों पर कुछ नहीं है। मैं ये 3 संहिता छोड़ के कुछ करता ही नहीं, तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं, मैं ज्यादा कुछ प्रयोग ही नहीं करता हूँ। इन्होंने जो कुछ प्रयोग किया है, उन्होंने जो कुछ किया है वही कर देता हूँ। हाँ, तो आप आपके विचार डेवलप करके और कुछ कर सकते हो। कुछ भी करो, अगले विचार वो मूल सिद्धांतों को बाधा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखो, तब आप कुछ भी विचार कर सकते हो। ठीक है ना? जैसे भावना देनी है, शास्त्रकारों ने बोला है कि जितनी भावना दोगे उतनी गुणांतरण होगा, गुणवर्धन होगा। तो आप 2 से 5 कर सकते हो, 5 से 7 कर सकते हो भावना, 7 से 10 भी कर सकते हो। हाँ, इस प्रकार से आप विचार डेवलप कर सकते हो, ये मूल विचार को बाधा नहीं है। इस प्रकार के जो भी आप अलग विचार करोगे उसकी बाधा मूल विचार को नहीं रहनी चाहिए। ठीक है? प्रणाम सर। हाँ, तो सर ये केस डिस्कशन का हो गया अभी सीजन। आपका ये बोलो। सर मेरी आवाज आ रही है सर? बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ओपीडी में कई बार मैं फेस करती हूँ इस चीज को कि पेशेंट आते हैं, कुछ कंप्लेन लेके आते हैं
तो जो हम मेडिसिन लिखते हैं मतलब कई बार बहुत ही सीवियर पेन होता है जो सिर्फ हमारे आयुर्वेदिक दवाओं से टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन ट्रीट नहीं हो पाता है जहाँ पे हम पंचकर्मा नहीं कर पाते हैं सर। तो ऐसा क्या हम आयुर्वेद में सिंगल अग्निकर्म औषध? है, विद्याकर्म है, जल का उच्चारण है, इनसे बहुत झट से पेन रिलीफ हो जाता है। सर अभी क्या रिसेंटली एक कोस्टोकॉन्ड्राइटिस का एक लेडी आई, तो उसको स्वेलिंग भी थी एंड साइज ब्रेस्ट साइज में डिफरेंस भी था। तो उस वक्त मैंने उनको जो है योगराज गूगल, हालांकि आम पाचन वातानुलोमन उनका पहले ही हो गया था, और देखो अभी ये महाराष्ट्र सुनो, ये सब केस हाँ, एक बार केस डिस्कशन का भी शनिवार रविवार में है ना, वो सब उसमें हम डिस्कस करेंगे। हाँ, उसमें अच्छा पूरा वही 1 घंटा उसमें रहता है फिर। हाँ, उसमें डाल जी दो केस। हाँ, सब कुछ है आयुर्वेद में। हाँ, और जो है वो देखो, तो नहीं है वो ज्यादा नहीं दिखेगा। हर जी सर। पैथी में, हर इसमें क्या है, वो पैथी की लिमिटेशंस नहीं है, हमारे लिमिटेशंस आ जाती है। कई चीजें जो है वो हमें राजाश्रय नहीं है, इसके वजह से आ जाती है। डिलीवरी आप नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो, है ना। हमने ही सिखाया है सबको ये सब करना। पर कई चीजें रहती है, फिर उसको लॉ आते हैं, ये आते हैं, वो होते हैं। जहाँ क्रिटिसाइज है, जहाँ प्रश्न है, जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है, वहां मत घुसो। जहाँ बहुत हमारे खुला मैदान है दौड़ने के लिए, वहां जा दौड़ो, मेरा मानना है। बराबर है ना। जी जहाँ जी खुला मैदान है आपके लिए, आमवात आपका है, सोरेसिस आपका है, योनि व्यापत आपका है ना, ये सब आपके हैं पेशेंट। हाँ, रक्त पित्त आपका है, गुल्म आपका है, कुष्ठ आपका है। बराबर है ना। तो ये खुला मैदान है आपके लिए, ज्वर से लेकर सब कुछ, है ना। बरोबर है। तो जी क्या सर। करना, न्यूरोफाइब्रोम का करके लाइपोमा कैसे निकालो, ये करो, इसमें क्यों पढ़ रहे हो। बराबर है। जितना खुला मैदान है उतना दौड़ो, मैं बोल रहा हूँ। जहाँ है विचार कि करे सकते हैं, वहां करो विचार, नहीं ऐसा नहीं। पर जहां जितना खुला मैदान है वो करो। अर्श ये आपका व्याधि है, आपको ही ठीक करना है। बराबर है ना। अर्श की संप्राप्ति हम ही ठीक कर सकते, कौन ठीक करेगा। वो डायरेक्ट टैग करते, ये करते हो के वापिस अर्श आ जाते हैं, वापिस वो संप्राप्तियां होती है। बराबर है ना। जब तक हेतु बंद करके संप्राप्तियां भंग करने की जो क्षमता है वो हमारे में ही है। तो ये जो खुला मैदान है वहां दौड़ो, मेरा मानना है। जी सर। जहां परफोरेशन है, क्यों करना ट्रीटमेंट, भेज दो सर्जन के पास, है ना। नहीं ये भी मैं ही करूंगा, ऐसे नहीं करना। हाँ, बराबर है ना। जहाँ हाँ, पहले के जमाने में करते थे, पर आज के जमाने में आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। आपको हॉस्पिटल चाहिए, ओटी चाहिए, लॉ चाहिए, आपको सर्जन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बराबर है ना। आपने कर भी दिया तो भी आपको शाबाशी नहीं मिलेगी, ना सरकार की ओर से, ना किसी की भी ओर से। बराबर है ना। तो जहाँ खुला मैदान है, जहाँ आपकी क्षमता है, जहाँ वहां दौड़ो बस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास अर्श आया वो ठीक नहीं हुआ, आपके पास कुछ आया वो ठीक नहीं हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। बराबर है। और जी सर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, और लेक्चर रह गया है और बताने के पॉइंट्स। फिर कल तो क्लिनिक है, कल परसों एक दिन लेकर इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके।